सुप्रभात मान्यवर। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये सच में एक ऐसा मुद्दा है जिसकी जानकारी होना हर भारतीय को बेहद ज़रूरी है। ख़ास करके वो लोग जो विदेश में जाते हैं। फ़िलहाल आज हम बात करेंगे उन भारतीयों की जो किसी गलती की वजह से रूस में फंस जाते हैं, तो उनके साथ में क्या-क्या हो सकता है, उसका एक लाइव एग्ज़ाम्पल हम आज आपके साथ में शेयर करेंगे। तो मेरे साथ जो है आज जुड़ेंगे रूस से इलिया भाई। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और इलिया भाई दरअसल हिंदी के ज्ञाता हैं। तो इलिया भाई आज हमारे साथ मौजूद होंगे। दरअसल इलिया भाई रूस के कुछ विभागों के लिए ट्रांसलेशन का काम करते हैं। जब भी कभी ऐसा कोई वाक़या होता है कि जब भारतीय वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि भारतीयों को ना तो रूसी आती है और अगर उनको अंग्रेज़ी भी नहीं आई तो फिर इलिया भाई की मदद ली जाती है ट्रांसलेशन के लिए। तो इलिया भाई को किसी वजह से बुलाया गया, तो उनसे ही बात करते हैं कि एक जो भारतीय वहाँ पे फंसे थे उनके साथ में क्या क्या हुआ। तो आइए फिर आज बात करते हैं इलिया भाई से। तो इलिया भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। जय हिंद। जैसा आपने बताया कि एक जो भारतीय हैं वो बहुत बुरी तरह से फंस गए थे और ना सिर्फ वहाँ पे कानूनी पचड़े में फंसे, बल्कि जैसा आपने बताया कि एक महिला ने भी उनको धोखा दिया था। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो रूसी महिलाओं से शादी करना चाहते हैं या फिर रूसी महिलाओं से किसी तरह के संबंध रखना चाहते हैं, उनको किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो इलिया भाई बताइए ज़रा ये कहानी क्या थी और क्या क्या हुआ उनके साथ में। कहानी बहुत आसान है। यहाँ जो लड़के फंस जाते हैं, जहाँ मुझको बुलाया जाता है अनुवाद करने, ये बुरी तरह से नहीं मगर कानून को कानून के उल्लंघन में पकड़े जाते हैं। दरअसल ये सब क्यों होता है? दरअसल जो लोग यहाँ आ जाते हैं, उनको न रूस के कानून मालूम है, न जानकारी भी है रूस के, तो ये लोग यहाँ बिना खास वजह के आ जाते हैं। तो कल क्या हुआ, कल परसों क्या हुआ, यहाँ मुझे किसी राजस्थानी के लिए बुलाया गया। एक बेचारा लड़का है, भोला लड़का है, ईमानदार लड़का है। यहाँ पता नहीं किस लिए रूसी भाषा सीखने गए हैं मॉस्को। बीच में पता चला कि उसको तो रूसी तो ना के बराबर आती है। 1 साल बीतने के बाद उसको तो आती ही नहीं है रूसी। और मैंने पूछा कि वो कैसा संस्थान है? बोले कि ये कोई क्या है विश्वविद्यालय है। मैंने देखा है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, जहाँ विदेशों से लोग आकर पढ़ाई करते हैं, डिग्री पाते हैं। तो उसके कहने के अनुसार ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ भाषा के कमरा है और हफ्ते में भाषा क्लास दिया जाता है। तो बताइए कैसा संस्थान है उसमें। शायद ये बस कोई नाटक था या नहीं किसी के साये में उनको वीजा दिया जाता था। आगे मैंने पूछे तुमने क्या काम किया है? नहीं, रूस में काम तक नहीं किया है। ठीक है, छोड़ दे। तो हाँ, तो उसका वीजा था एकदम 21 अप्रैल के अंदर, यानी वीजा की अवधि थी। और वो वरोनिश आया है 20 तारीख को, 20 अप्रैल को। उसकी आशा थी कि यही वारोनिश में वो कहीं अर्जी देकर उसके वीजा तुरंत विस्तार किया जाए एक ही दिन में। किसी ने उसे बताया है, थानेदार ने उससे पूछे कि मॉस्को में तुमने अपने वीजा का विस्तार क्यों नहीं किया है? क्योंकि दिन के पास न जाने के बजाय वो किसी और दूसरे देशवासियों से पूछे कि क्या क्या किया जाए। उन्होंने बताया कि वीजा विस्तारित नहीं किया जाता है। तो ये सब रूस छोड़ के जा रहे हैं, समझे? तो दूसरे के शब्दों में, दूसरे की बातों में लड़का फंस गया। वरोनिश में एक ऐसी कोई महिला थी। थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि वो स्टडी वीज़ा पे रूस आया था और किसी एक फेक यूनिवर्सिटी से उसको वीज़ा दिलवाया गया था एजेंट द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर 2 की संस्थान की तरफ से उसको वीजा दिलवाया गया था। अच्छा, तो रूस में लगभग कितना समय हो गया उसको रहते हुए?
पासपोर्ट के अनुसार वो मई के महीने में आया था। भूपिंदर मुझे इस तरह बता रहा था कि वो बस रूस में ही रह रहा था। ना कोई काम किया है, ना कोई नौकरी मिली है और उसको पता ही नहीं था कि वो मॉस्को में कहाँ रहता है। यानी कागज़ात है, लेकिन खुद घर का पता उसको मालूम नहीं है और वो किराए पे नहीं, किसी हॉस्टल में ही रहता था। और यहीं पर जब वीज़ा समाप्ति पर था, वो चलकर वरोनिश आया। तो यहाँ किसी महिला के घर पर रुक गया। किसी महिला की अ, बातों में वो आ गया है और उसको वहाँ से उधर और उधर से इधर उसको घुमाया जाता था ना, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ तुमको सीधा रास्ता दिखाया जाता है, तो तुम पहले वहाँ जाओ, यहाँ नहीं, दूसरी जगह जाओ। तो काफ़ी वक़्त लगा। तो घूमते-घूमते इस अवस्था में वो पुलिस के हवाले हो गया। तो वो जो रूसी महिला हैं, तो वो मतलब क्या उससे कोई शादी करना चाहती थी या क्या करना चाहती थी? नहीं, लड़का शादीशुदा है, उसकी बच्ची भी है और जब उसी महिला से मेरी बात हो गई है, तो ये बोली कि वो यहाँ शरण लेना आया है, क्योंकि अभी पाकिस्तान का हमला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का हमला बाद में हुआ। तो वो मुझे समझा रही थी कि वो यहाँ शरण लेने आया है, क्योंकि अभी क्या है, पाकिस्तान पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ। तो ये जो महिला वो झूठ बता रही थी। मैंने उससे सीधे पूछा, शुरू में तुम क्या यहाँ रहने आए हो? नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरी वीज़े की अवधि समाप्त हो गई है, तो मुझे बस घर जाने दो, घर जाने दो, घर जाने दो। वो लड़का घर जाना चाहता था, लेकिन कानून के वो कानून के हवाले हो गए और उसको इस तरह सीधे जाने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह भारत के कानून बहुत सख्त हुए हैं, पहले कानून बहुत सख्त थे, अभी और सख्त हो गए हैं। जो लोग भारत में अवैध तौर पर रखने की कोशिश करते हैं या अवैध तौर पर यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं, उनको तुरंत कहाँ सेल नहीं, उनको तुरंत कैंप नहीं, जेल भेजा जाता है भारत में। एक लोकतांत्रिक देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ ऐसे लोगों को एक ऐसे विशेष कैंप में रखा जाता है, जहाँ विदेशी ही नागरिक रहते हैं और उनको यहाँ से देश निकाला जाता है। कैसे? या अपने पैसों से कुछ दिनों के अंदर या सरकार के पैसों से सर 2-3 महीने के अंदर। जो वो लड़का है, जब वो महिला के संपर्क में आया, तो उस महिला ने उसकी कोई मदद नहीं की वापसी आने के लिए भारत? नहीं, नहीं, बाद में ही पता चला कि वहीं पर थाने में कि साथ में उसका थैला नहीं था जिसमें पैसा था। वो बहुत निराशा हो गया, क्योंकि थैले में काफ़ी पैसे थे और जब हम बाहर निकले या मैं उन उसका सामान लेना, तो देखा है कि वो जब महिला आई थी, बस प्लास्टिक में उसके जो कपड़ा है, जूते लेके आई है, मगर जो बड़ा थैला था सामान का, तो जहाँ पैसा था और कुछ सामान था, वो लेके नहीं आई। अच्छा, यानी कि जो महिला है, वो थाने में उसका सामान लेके आई, लेकिन जो पैसे थे वो उसने रख लिए? जी हाँ, मैंने उससे पूछा कि वो थैला कहाँ है? हाँ, मैंने उससे सीधे पूछा कि भूपिंदर का जो ट्रॉली बैग कहाँ है? वो बोले कि अंदर उसे ले जाने की अनुमति नहीं मिली है, तो मैं उसे लेकर घर चली गई, जिसमें उसका सारा का सारा पैसा इकट्ठा था। और वो लड़का कोई बदमाश नहीं है, बस नादान है, एक क्या है, मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। बहुत भोला है, बहुत भोला है। उसको कानून की कोई भी जानकारी नहीं, भारत के कानूनों तक की जानकारी नहीं है। जिस तरह भारत में क्या होता है कि ऐसे घरों के जो रिश्तेदार होते हैं, पैसा इकट्ठा करके अपने सुपुत्र को विदेश पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ताकि दूसरों के सामने वो परिवार क्या है, खुशहाल दिखे ना। बस इसे क्या कहते हैं, दिन के बाद के सिलसिले में ये लड़के फंस जाते हैं ना।
दिन की बात है के सिलसिले में। आपके कहने का मतलब है उसको उसके परिवार ने सिर्फ दिखावे के लिए रूस भेजा था कि देखो हमारा बेटा भी फॉरेन में पढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे एकदम ऐसा लगा क्योंकि ऐसे लड़के यहाँ पढ़ने नहीं आ सकते हैं। लड़का तो इतना पढ़ा-लिखा नहीं है, किसी गाँव का लड़का है और 1 साल के अंदर उसे टूटी-फूटी रूसी तक नहीं आई। तो आपने पता किया उस लड़के से कि वो राजस्थान में किस ज़िले का है, क्या गाँव का नाम है? हाँ, हाँ, पता किया, मेरे पास है। मॉस्को से वो वोरोनिश इसलिए आया था कि आखिरी दिन में कि उसको वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन मिल जाएगा और उसके साथ ही उसका वीज़ा का एक्सटेंशन भी हो जाएगा। इसी वजह से वो वोरोनिश आया था। बिल्कुल, उसका मानना ये था कि वोरोनिश में फीस कम है, एक बार है। और वो इधर-उधर घूमता रहा, देखता रहा कि किस संस्थान की शाया में वो आ जाए। लेकिन ये प्रक्रिया रूस में इतनी तेज़ नहीं है, वक़्त लगता है, बहुत वक़्त लगता है। तो ये उसकी नादानी थी। तो अब वो लड़का जो है कानूनी पचड़े में फँस गया है रूस में। बिल्कुल। तो अब वो उसके छूटने का क्या इंतज़ाम है? वो कैसे छूट सकता है वहाँ से, रूस से? उसको तो जेल में अब मैं बता रहा हूँ कि ये जेल नहीं है, एक ऐसा कैंप है और वहाँ लोगों को 5 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर रखा जा सकता है। अच्छा, डिटेंशन सेंटर। जी, हाँ। तो वो वहाँ बाकी परदेशियों के बीच में ही रहेगा। तो अभी उसके कैसे क्या चांसेस हैं उसके निकलने के? आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं भारत वापस आने के लिए? मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ? कानून है कानून और अगर उसकी टिकट जल्दी आ जाए, तो उसको वहाँ से निकाला जाएगा या उसको क्या है, उसको रिहा किया जाएगा। जब तक उसके वापस का टिकट नहीं आ जाए, तब तक वो वहाँ बैठा रहेगा। तो उसको सरकारी पैसों से द्वारा 3 महीने के अंदर क्या है, प्रेषित किया जाएगा। बहुत दुखद कहानी है और मैं इसी संदेश से इसी संदेश से मैं दूसरों को बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग बिना सोचे यहाँ इस तरह मत आए। किसी अच्छे संस्थान देखिए, किसी अ, भरोसेमंद संस्थान देखिए, कोई प्रसिद्ध संस्थान देखिए, जहाँ काफ़ी पैसा लगता है, मगर आप इस तरह कभी भी नहीं फँस जाएँगे, कभी भी नहीं फँस जाएँगे। तो जिस तरह से एलिया भाई बता रहे हैं कि देखिए वो जो युवक हैं राजस्थानी युवक वो किस तरह से जो है अब कानूनी पचड़े में फंस गया वहाँ पे। तो जो लोग यहाँ से जो एजेंट होते हैं खास करके वीज़ा दिलाते हैं, आपको नहीं पता वो कौन सा वीज़ा वीज़ा दिला रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी का वीज़ा दिला रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए जैसा ये कह रहे हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी के नाम पे वो वीज़ा दिया गया था वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन असल में जो जब वो वहाँ पहुँचे, जब वो उसकी बात हुई कि कौन से उस वहाँ पे उनको यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वो एक बड़ा ही स्कैम हो गया उनके साथ में। तो ये जो स्कैम है ये करते हैं दरअसल जो जो एजेंट्स होते हैं वीज़ा एजेंट्स। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो लोग कभी भी भारत से बाहर जाते हैं, चाहे वो रूस जाएं या किसी भी देश में जाएं, जो आपकी वीज़ा अवधि है उस अवधि के अंदर अंदर आपको उस देश से बाहर आना ही आना है किसी भी सूरत में। आपके पास में कोई बहाना नहीं। जब भी आप किसी दूसरे देश में ओवरस्टे करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। वो देश आपको वहाँ पे सबसे पहले गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद में आपको डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। फिर जो है जैसे इलिया भाई अब जो है उनकी मदद कर रहे हैं पुलिस वालों से बात करने में और उनके बीच में। तो अब वो इस तरह के जो कानूनी दांव पेच है उसमें से किस तरह से निकल पाएगा, ये बड़ी गंभीर बात है। मैंने पुलिस वाले उनसे बात की है। मैंने उसको विश्वास दिलाया कि लड़का कोई अपराधी नहीं है। उसने जो अपराध किया है जानबूझकर नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है कि उसको रेड स्टेप न लगाया जाए। हाँ, ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि वो यहाँ अपने कागज़ात सँभाल कर
3 महीने के अंदर वापस आ सकता है। अगर उसको सही वीज़ा मिल जाएगा, संस्थान मिल जाएगा, तो वो यहाँ बिना रोक-टोक के यहाँ आ सकेगा। जहाँ तक मेरी बात चली है इनके साथ, मैंने उनको विश्वास दिलाया। हाँ, ये तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका कहने का मतलब है कि जो थानेदार है उसने बोला है कि उसके पासपोर्ट पे रेड स्टैंप नहीं लगेगी और 3 महीने बाद वो वापस रूसी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल, हाँ, ये तो बड़ी बड़ी वहाँ तक बात चली है। ये तो बहुत अच्छी सुखद खबर है। तो आप और क्या संदेश देना चाहते हैं उन भारतीयों के लिए जो खास करके यहाँ से रूस ऐसे वीज़ा पे या ऐसे एजेंट के माध्यम से जाते हैं और वहाँ पे ओवरस्टे करने की सोचते हैं? किसी भी सूरत में विलायत जाने से पहले ध्यान से सोचना पड़ेगा, गौर से सोचना पड़ेगा कि वहाँ जाने का मकसद क्या है? तुम क्या सीखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? भारत लौटने के बाद क्या करना चाहते हो? पहले देखना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या उद्देश्य या क्या रहेगा? रूस में कहाँ रहोगे? और अगर हुआ तो पढ़ाई कर पढ़ाई करने शुरू से पहले एक बार रूस की यात्रा कर लो कि देश अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। रूस तुम्हारे पसंद का देश या तुम्हारे पसंद का देश नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रूस जगह पहली बार आ जाते हैं, तो रूस इनके लिए जेल बन जाता है, काला पानी बन जाता है। ये बात बड़ी अच्छी कही आपने कि अगर हो सके तो एक बार पहले रूस चले जाएं ताकि आप वहाँ पे समझ सकें कि जो रूस है क्या आप वहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि रूस में एक और समस्या है। वो समस्या है सबसे बड़ी भाषा की, क्योंकि रूस में ज़्यादातर जो है आपको जो लोग हैं भाषा रूसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है, वो बड़े शहरों में हो सकता है आपको मिल जाएं लोग अंग्रेज़ी बोलने वाले, लेकिन ज़्यादातर जो छोटे शहर हैं या छोटे कस्बे हैं वहाँ पे तो आपको लगभग लगभग ना के बराबर, तो ये बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसीलिए जैसा इलिया भाई ने बताया कि एक बार अगर लंबे समय का वीज़ा लेने से अच्छा है कि एक बार आप टूरिस्ट वीज़ा पे लगभग 5-6 दिन के लिए जाएं और वो देखें कि क्या आप उस देश में रह सकते हैं या नहीं।